Hello students, myself Rukmini Tiwari and welcome to my channel. आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे। ये चैप्टर आप लोग शायद बचपन से ही पढ़ के आए होंगे कि किस तरीके से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश को आज़ाद दिया। नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है नेशन के प्रति, अपने देश के प्रति एक अच्छी फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। तो जब हमने देखा कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से अलग अलग नेशन स्टेट्स फॉर्म हुआ था, बेस लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे उन्होंने अपना अपना नेशन स्टेट बनाया था। जैसे जर्मनी बनी थी, इटाली बनी थी, और वो सभी चीजें अपना अपने नेशन स्टेट्स का रूप लिया। मतलब अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, एक नेशन, अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, दूसरा नेशन। इट ऑल्सो meant a change of people understanding of what they were and what defined their identity and sense of belonging. इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर एक समझ आया कि वो कौन है और उन्होंने उसकी आइडेंटिटी को पहचानी। उन्होंने अपना एक आइडेंटिटी बनाया और उसके प्रति समर्पित हुए। मतलब हम जब हमारा देश आजाद हो रहा था, जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। जब अंग्रेज आए थे, जब हमको अंग्रेजों के प्रति ये पता चला कि अंग्रेज हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, उस समय हमने लड़ाई तो चालू कर दी थी, लेकिन हम किसके लिए लड़ रहे थे ये हमको नहीं मालूम था। अपने देश के लिए लड़ रही थी, देश क्या है नहीं मालूम था। तब हमने एक आइडेंटिटी बनाई और वो आइडेंटिटी था माता, भारत माता। उसके प्रति हमारा समर्पण, वो हुआ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जैसे हम अपने सामान का ध्यान रखते हैं, जैसे मेरी माँ को अगर कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा, वैसे ही हमारी भारत माता हमारी माँ हो गई और मेरी माँ के बारे में जब कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग। New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of the communities. नए नए सिम्बॉल्स बने, आइकॉन्स बने। आइकॉन्स मतलब जैसे हमारे देश का आइकॉन है नेशनल फ्लैग, झंडा। नए सॉन्ग बने, वंदे मातरम। और आइडियाज फोर्ज न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज। अलग अलग कम्युनिटीज का बाउंड्रीज डिफाइन हुआ। जैसे अभी देखेंगे वी हैव 20, अर्लियर वी हैव ओनली 11 प्रोविंसेस। पहले हमारे देश में सिर्फ 11 प्रोविंसेस थे, अब 28 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं। कैसे बना ये? अपने अपने कल्चर, अपने अपने लैंग्वेज के बेस पे बाउंड्रीज बना। ठीक है। In most countries, the making of this new national identity was a long process. How this conscience emerged in India? किसी भी कंट्री में, not in India but in most of the countries, the making of this नेशनल आइडेंटिटी, इस नेशनल आइडेंटिटी को, जैसे भारत माता हुआ वैसे ही जर्मनी में जर्मेनिया है, ऐसे ही अलग अलग देश के अलग अलग आइडेंटिटी बनने में एक बहुत लंबा प्रोसेस लगा। और अब ये हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर जागा, एक जो हमारे दिल ने जो, हमारे कॉन्साइंस ने जो समझा कि नेशनलिज्म ये कब जागा और कैसे जागा, ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे चैप्टर 2 में इंडिया के जैसे ही चैप्टर 2 वियतनाम से रिलेटेड है और बहुत सारे कॉलोनीज उसमें and many other colonies. The growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. हर देश में, जैसे हमारे देश में ब्रिटिश ने रूल किया, वैसे वियतनाम में फ्रांस ने किया था। और ये सब वहाँ पर जा करके, मतलब all the countries were in connected
to the anti-colonial movement. Anti-colonial मतलब मेरे देश का Britishers anti-colonial हुआ. Britishers had made the colonies and started ruling in our country. वैसे ही फ्रांस वियतनाम में फ्रांस anti-colonial से and they started ruling in Vietnam. ठीक है? People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. And the sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. और जब लोगों के अंदर में अपने देश के प्रति ऑपरेशन मतलब हमको दबाया जा रहा, हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है, ये जब लोगों के अंदर जागा तो उन लोगों के अंदर शेयर बॉन्डिंग आई एक दूसरे के प्रति कि मतलब अब हम ऑल द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द कंट्री ऑल टुगेदर स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट दिस colonialist. But each class and group felt the effort of colonialism differently. Their experience were varied and their notions of freedom were not always the same. इसका मतलब ये है कि हर क्लास का, जैसे कि पीसेंट्स के लिए कॉलोनियल्स से फाइट करने का मतलब है हो सकता है रेवेन्यू से उनको छुटकारा चाहिए था. बिजनेस पर्सन्स के लिए हो सकता है हम इंपोर्ट फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट नहीं चाहिए. तो हर किसी का अंग्रेजों से या फिर कॉलोनियल से लड़ने का मुद्दा जो था वो अलग था. सबका मोटिव सेम नहीं था. मोटिव वाज डिफरेंट बट द पीपल टू फाइट अगेंस्ट वाज द सेम. ठीक है. द Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement. और महात्मा गांधी जो कांग्रेस के लीडर थे वो चाहते थे कि इन सभी डिफरेंट ग्रुप्स को हम एक मूवमेंट के अंदर लेकर आए ताकि हम इनके अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ लड़ाई कर सकें. ठीक है. In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India, but up to the first decades of the 20th century, आपने क्लास 8 में अगर याद होगा तो आपने क्लास 8 में भी सेम टॉपिक्स पढ़े हैं और वहाँ पर हमने फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि करीब करीब 1920 तक के हमने पढ़ा था. अब इस चैप्टर में हम 1920 के ऊपर की कहानी उठाएंगे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया. We will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement and how nationalism captured the imagination of the people. तो इसमें कांग्रेस महात्मा गांधी किस तरीके से डेवलप किए नेशनल मूवमेंट, किस तरीके से उन्होंने अलग अलग सोशल ग्रुप को इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनिशिएट किया और किस तरीके से नेशनलिज्म लोगों के इमेजिनेशन में आया, किस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म को इमेजिन किया. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने डेवलप किया, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट एंड व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव इन द ईयर आफ्टर 1919 टिल 1919. हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ चुके हैं. अब हम 1920 से पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा रिकैप हमारा पीछे का रहेगा. तो इन द ईयर आफ्टर 1990 वी सी द नेशनल मूवमेंट इज स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल. पहले लोग लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ लेकिन अपने अपने तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं थे. सब कोई पीसेंट्स अपने लिए लड़ रहे हैं, दूसरे सोशल ग्रुप्स के लोग अपने लिए लड़ रहे हैं. इस चीज को महात्मा गांधी चाहते थे कि यूनाइटेडली, आखिर सब किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम अब अपने अपने मुद्दे
के लिए लड़ने से अच्छा है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अब देखेंगे कि हाउ टू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट एंड व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर which was started in 1914 and ended in 1918, and this war created a new economic and political situation. एक नया इकोनॉमिक मीन्स फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिचुएशन, एक नया इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ। कैसे? इट लेड टू ह्यूज राइज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, क्योंकि वॉर था, वॉर में भाई बहुत सारे खर्चे आते हैं, सोल्जर्स को हर चीज प्रोवाइड करके देना है, आर्म्स, एम्युनिशंस, उनको यूनिफॉर्म, उनको प्रॉपर डाइट होना चाहिए, ये सभी चीजें अंग्रेज प्रोवाइड करके दे रहे थे और इसके पीछे उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, विच वॉज फाइनेंस्ड बाय द वॉर लोन्स। और कैसे किया उन्होंने उसको? वॉर लोन्स लिया। किससे लिया? बाहर देश से लिया। एंड इंक्रीजिंग द टैक्सेस। अब जब लोन लेंगे तो ऑब्वियसली है कि उनको वापस करना पड़ेगा, और उसको वापस करने के लिए उन्होंने टैक्स को, हमारे देश के प्रोडक्ट्स का टैक्स को इंक्रीज कर दिया। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। ये चीजें, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिया गया और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किए। थ्रू द वॉर ईयर प्राइस इंक्रीज, और जैसे जैसे वॉर बढ़ता चला गया, वॉर के डेज बढ़ते चले गए, वैसे वैसे ही चीजों के दाम भी बढ़ते चले गए। और 1913 और 1918 के बीच में हर चीज का दाम डबल हो गया, इनकम टैक्स डबल हो गया, कस्टम ड्यूटीज डबल हो गए, और सभी प्रोडक्ट्स के भी दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से इट लेड्स टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल हु आर द मेन सफरर। कौन है मेन सफरर? हम कॉमन पीपल। रिच को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसे बहुत हैं, गरीबों को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनके रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, फर्क पड़ता है कॉमन पीपल को। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। अंग्रेजों को क्या चाहिए? सोल्जर्स। सोल्जर्स कहाँ से लाएंगे? विलेजर्स को जबरदस्ती, विलेज में जो आदमी हैं उन लोगों को जबरदस्ती सोल्जर्स बना करके लड़ाई में भेज देते थे। देन इन 1918-19 after the war and 2021 crops failed in many parts of India। एक तो बेचारे इंडियंस परेशान थे, सभी चीजों के दाम बढ़े हुए थे, एक एक चीज खरीदना, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना उनके लिए मुश्किल ही था कि उस बीच में और बम फूट गया, और वो था कि क्रॉप्स फेल हो गए, जिसकी वजह से एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, लोगों को खाने की कमी हो गई। अब तो गवर्नमेंट के पास भी खाना नहीं था कि लोगों को प्रोवाइड कर सके। दिस वाज accompanied by an influenza epidemics। एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। भूखमरी की वजह से बहुत सारे बीमारियां हो जाते हैं, और जिसकी वजह से 1921 के सेंसस में अबाउट 12 to 13 million people perished मतलब died as a result of famines and the epidemic। भूखमरी की वजह से और अलग अलग बीमारियों की वजह से लोग मर गए। पीपल होप दैट, लोगों को लगने लगा कि उनका जो इतना हार्डशिप किए हैं इट विल एंड आफ्टर द वॉर, बट ऐसा नहीं हुआ। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle। और इसी समय एक नया लीडर सामने आया जो कि एक नए स्ट्रगल मोड ऑफ, एक नए टेक्निक ऑफ स्ट्रगल के साथ आया, और वो थे हमारे महात्मा गांधी, जो कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह के साथ आए। और वो कब आए हमारे देश में? 1915 में आए। एज वी नो कि वो पहले कहाँ रहते थे? साउथ अफ्रीका में लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए थे। वहां पर भी वो रेसिस्ट रिजाइम मतलब रंग के खिलाफ, वहां पर अफ्रीका में रंग, ब्लैक और गोरे
गोरे और काले के बीच में बहुत भेदभाव था, उसके खिलाफ उन्होंने एक लड़ाई की, जिसकी वजह से उनको पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में उनको लोग जानने लगे। तो जब भारत में महात्मा गांधी आए तो वो लोगों के लिए नए नहीं थे, वो जानते थे कि ये वही महात्मा गांधी हैं जो अफ्रीका में गोरे और कालों के बीच की भेदभाव के लिए लड़ाई किए थे। ठीक है, तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है? ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आइडिया सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब सत्य का आग्रह। सत्य का आग्रह क्या है? सर्च फॉर द ट्रुथ। आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize the power of truth, सच के लिए लड़ना, and the need to search for the truth. It suggested that if the cause was true, उनका मानना था कि अगर हम सच के लिए लड़ रहे हैं, if the struggle was against injustice, अगर हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वहां पर फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। Then physical force was not necessary to find the oppressor. वहां फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। Without seeking vengeance or being aggressive, a सत्याग्रही could win the battle through non-violence. और गांधी जी का मानना था कि अगर हम सच के लिए लड़ रहे हैं तो हमको नॉन वायलेंस की जरूरत ही नहीं है, हमको खून खराबे की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे भी लड़ सकते हैं। सत्य तो अपने आप में ही एक जीत होती है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस। ये कैसे कर सकते हैं? ऑपरेशर के आत्मा को जगा करके, उनकी आत्मा को जगाओ, वो उनको ये रियलाइज करवाओ कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर had to be persuaded to see the truth. इंसिस्ट, उनको इंसिस्ट करो, जो ऑपरेसर है उनको इंसिस्ट करो कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। इंस्टीड ऑफ फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रुथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। वायलेंस से लड़ने से इतने सारे लोग मारे जाते हैं, लोगों के दिल टूटते हैं। इससे अच्छा है कि हम ऑपरेसर को ये रियलाइज करवाएं कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, वो खुद ही से एक्सेप्ट करे कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ। और सच्चाई की जीत होगी और सामने वाला खुद ही आपके लिए वो चीजों को छोड़ देगा, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और उनका मानना था कि ये जो सत्याग्रह है, ये जो धर्म है, ये नॉन वायलेंस तरीके से लड़ेंगे तो सभी देश के सभी लोगों को हम यूनाइट कर सकेंगे। ठीक है, अब जब उन्होंने सत्याग्रह चालू किया, सत्याग्रह के बारे में सोचा, और सत्याग्रह तो उसके पहले उन्होंने सोचा कि सत्याग्रह चालू करने से पहले क्यों ना मैं एक बार पूरे देश का क्या करेंगे, पूरे देश को घूमकर देखे तो कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। और 1916 में वो चंपारण पहुंचे, वहां पर उन्होंने पीसेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। देन इन 1917 में वो he organized a सत्याग्रह to support the peasants of खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। वहां पर किसको सपोर्ट किया? पीसेंट्स। कहाँ के? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ये सभी चीजें, आपको मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसमें से एक मैप आता ही आता है। Affected by the crop failure and a plague epidemic, the peasant of खेड़ा could not pay the revenue. तो गांधी जी ने यहाँ पर जो सत्याग्रह किया था वो किस लिए किया था? वहाँ के किसानों के लिए, जो कि they were forced to pay, Britishers has forced to pay the revenue, and उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि वो इस रेवेन्यू से हमको रिलैक्सेशन दिलाएं। ठीक है, 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स
के लिए सत्याग्रह किया। वहाँ पे टाइमिंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे और उनको बहुत कम वेजेस पे काम करवाते थे, तो वहाँ के मिल वर्कर्स जो थे वो भी सत्याग्रह में बैठे थे और गांधी जी उनका साथ दिए। तो ये जो पैराग्राफ है ये मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आज यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, द रॉलेट एक्ट। ठीक है, बाय।